जय हिंद। मैं राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय ऑनलाइन एकेडमी पर। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री में गुप्त काल के सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन को हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था। आज की क्लास में हम लोग राजनैतिक जीवन को समाप्त कर देंगे। तो एक क्लास और लगेगा आपका, तो उसके बाद हम लोग गुप्त काल समाप्त कर देंगे। तो हेडिंग में लिखिए गुप्त काल का राजनैतिक जीवन। गुप्त काल का राजनैतिक जीवन है ना। गुप्त काल में राजनैतिक जीवन में हम लोग देखेंगे कि जैसे आज हम लोग देखेंगे भारत के राजनैतिक की स्थिति। तो भारत में विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण दोनों है। मतलब अगर पूरे राष्ट्र की बात करें तो सेंट्रलाइजेशन है, और उसी में देखेंगे तो अलग अलग राज्य बना दिया गया है। और उसी मतलब काम को आसान बनाने के लिए अलग अलग क्या बना दिया गया है, राज्य। और ये राज्य बना दिया गया है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो आपको सत्ता का स्वरूप दो तरह से देखने को मिलेगा। एक जो हेड, पूरे देश का अगर हेड हो एक व्यक्ति, पूरे देश का शासन चलाना एक व्यक्ति का हाथ में हो, तो उसी को हम लोग सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, मतलब केंद्रीयकृत। और उसी देश में अलग अलग राज्य या अलग अलग प्रांत या फिर अलग अलग जिला बनाकर शासन किया जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या हम लोग करते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण। जैसे हम लोग भारत में अभी अब समझ लिए, तो हम लोग देखेंगे कि आखिर राजनीतिक जीवन में गुप्त काल पढ़ रहे हैं। इसके पहले थोड़ा सा एक जान लीजिए कि महात्मा गांधी का सपना था कि भारत में एक सेंट्रलाइजेशन व्यवस्था हो। क्या हो, सेंट्रलाइजेशन, मतलब पूरे भारत में केवल और केवल जो नियंत्रण हो, मतलब शासन चलाए केवल एक ही व्यक्ति। वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, प्रधानमंत्री। उसके साथ ही राष्ट्रपति तो रहेगा ही। लेकिन महात्मा गांधी का एक सपना था कि चूंकि अब पूरा राष्ट्र यानी एक अगर प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र में यानी पूरा भारत में शासन नहीं चला सकता, तो इसके लिए महात्मा गांधी ने सपना देखा था कि प्रत्येक मतलब प्रत्येक क्या क्या गांवों को मिलाकर एक पंचायत बनाया जाए। मतलब एक प्रधान, क्या कह सकते हैं हम लोग, पंचायत का डेवलपमेंट किया जाए। तो यही हमारे क्या था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सोच था कि राज्य जिला वगैरह नहीं रहे, कुछ नहीं रहे। हाँ, जिला रहे लेकिन मुख्यमंत्री सब चीजें न रहे, केवल और केवल क्या रहे, तो ऊपर से रहे प्रधानमंत्री और डायरेक्ट जनता दो, यानी कि एक मुखिया का चुनाव करे, एक प्रधानमंत्री का चुनाव जनता करे और दूसरा मुखिया का। ये महात्मा गांधी का सपना था, है ना। यानी लेकिन क्या आज वैसा व्यवस्था है, नहीं तो, है ना। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी का सपना का हम लोग साकार कर रहे हैं। सभी राज्यों में क्या किया गया, लगभग पंचायती राज व्यवस्था को कायम किया गया है। तो चलिए हम लोग उस पे व्यवस्था, हम लोग को बात करना है वो हम लोग गुप्त काल के बारे में बात करेंगे। तो गुप्त काल का सत्ता व्यवस्था देखेंगे आखिर कैसा था, सेंट्रलाइजेशन था या डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब केंद्रीयकृत था या विकेंद्रीकृत। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि मौर्य काल में, मौर्य डायनेस्टिक में, मौर्य वंश में सत्ता का केंद्रीकरण रहा, मतलब पूरे भारत पर केवल और केवल एक ही राजा का अधिकार रहा, तो उसको हम लोग सेंट्रलाइजेशन कहेंगे। लेकिन इसी देखिएगा तो इसके बाद मौर्योत्तर काल में, तो मौर्योत्तर काल में ही सामंत प्रथा और छपरक प्रणाली की नींव क्या रखी, तो जब बीजारोपण किया जाता, मतलब बीजारोपण किया जाता किस काल में, मौर्योत्तर काल में। और उसी का फल आपको देखने के लिए कहाँ मिलता है, तो गुप्त काल में। उसके बाद गुप्तोत्तर काल में अलग अलग, फिर उसके बाद मेडावल में भी आपको देखने को मिलेगा। यानी बीजारोपण कब किया गया था, तो गुप्त मौर्योत्तर काल में ही। लेकिन उसका परिणाम यानी फल, अगर पेड़ आप रोज रोपिएगा, यानी पेड़ को आप पौधा को रोपिएगा, यानी उसको, तो आज क्या फल देगा, नहीं, कुछ समय बाद रिजल्ट मिलता है, मतलब उसको फल देता है अगर वो फल देने वाला पेड़ हो तब। लेकिन यही था क्या कि सामंत और छपरक प्रणाली की नींव कहाँ रहा, मतलब बीजारोपण कहाँ किया गया था, तो मौर्योत्तर काल में, है ना। तो देखेंगे हम लोग कि आखिर इस सत्ता राजनैतिक जीवन में, गुप्त काल के राजनैतिक जीवन में कहा इसे कर रहे हैं जी, हमको पसंद नहीं, क्या कर रहे हो जी। हम लड़की होते तो तुम खूब पसंद करता, है ना। लड़की होते तो खूब पसंद करता, हम लड़का है चलते पसंद नहीं कर रहा। लाइट भी बार बार हिल जा रहा।
अब मान जाइए यार, क्या ऐसे कर रहा है, बेइज्जती क्या कर रहे हो, गजब के बेइज्जती। अब मान जा। गजब के बेइज्जती कर रहा है। रुकिए हम लोग इसको कर नहीं देते हैं। चलिए इसके लिए माफ कीजिएगा, लाइट था हमको पसंद नहीं कर रहा है ना, इसीलिए बार बार सत्रम मिल जा रहा है। फिर देखिए यही हाल है। अरे पसंद कर भाई, हम भी कोई काला है तो क्या, हम दिल वाले हैं, है ना। तो चलिए खैर हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनैतिक जीवन किसके बारे में, तो गुप्त काल के। तो गुप्त काल में देखेंगे सत्ता का सेंट्रलाइजेशन था या डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकृत, कृत या विकेंद्रीयकृत, केंद्रीयकृत था या विकेंद्रीयकृत। देखिए सत्ता का क्या था, विकेंद्रीकृत, मतलब इन लोगों का क्या, जैसे आप गुप्त काल पढ़ रहे हैं, हम गुप्त काल में राजा की स्थिति देखिएगा तो राजा इतना आलसी हो गया है कि जो अपन जिसका मतलब बड़ा साम्राज्य है तो वो अपने यहाँ एक सामंत कर देगा कुछ क्षेत्र के लिए, क्या कर देगा, सामंत। तो मतलब देखिएगा इस समय सत्ता का विकेंद्रीकरण देखने को मिला है। क्या मिला है, तो गुप्त काल में सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण कैसे किया गया, मान लीजिए कि आपका पूरा क्या है, जमीन है, ये पूरा क्या है, जमीन है, और यहाँ क्या है, राजा, मान लीजिए पूरा साम्राज्य ही है किसी राज का, यानी गुप्त काल का कोई का साम्राज्य मान लीजिए, जैसे हमारा ही मान लीजिए, है ना, क्या मान लीजिए हमारा ही, तो मैं इसका यहाँ राजा हूँ और मैं क्या हूँ, आलसी, यानी गुप्त काल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं आलसी नहीं, गुप्त काल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, गुप्त वंश का जो राजा है। तो जो राजा है क्या है, वो आलसी है। तो ये ससुरा नचनिया बजनिया नाच गान देखने से इसको फुर्सते नहीं है ना, इस बाहर क्या जनता से समझेगा। तो ये सब क्या किया अपने, चूंकि अब राजा बन गया तो इसको शासन भी चलाना है, तो शासन चलाने के लिए अलग अलग क्षेत्र में क्या बना दिया है, तो अलग अलग क्षेत्र, यानी अलग अलग क्षेत्र को बांट दिया है, और शासन करने के लिए अलग अलग दे दिया कि तुम यहाँ के क्षेत्र को शासन करो। मतलब जो भी यहाँ धान वगैरह जो टैक्स वो वसूल वो हमको ला कर दे दो, और कुछ उसमें तुम कमीशन भी रख लेना, है ना। यानी इस हो गया, इस तरह के हम लोग प्रणाली को छपरक प्रणाली कहते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि हम राजा यहाँ बैठा हुआ है और इस अपने क्षेत्र को क्या किया, बांट कर यहाँ जितने क्या किया, यहाँ राजस्व यानी कर वसूलने के साथ साथ न्यायिक, मान लीजिए आप टैक्स किसी ट्रक वाला से आप क्या किया, मांगने गए, तहसीलने गए, तो ट्रक से क्या लड़ाई हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको अपने ही सुलझा देना है, तो उसको हम लोग सामंत कहते हैं। मतलब कर यानी कि कर वसूलने के साथ साथ न्यायिक पर व्यवस्था भी आपको दे दी जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामंती व्यवस्था। और अगर आप केवल मालिक हम लड़ाई झगड़ा हो, तो आपको राजा से आकर क्या कहना है कि सर हुजूर टैक्स मांग रहे थे, यानी कि टैक्स ले रहे थे, तो टैक्स नहीं दिया और साथ में हमको माथा भी फाड़ दिया। तो अगर इस तरह के अगर राजा को आकर कह रहे हैं कि इसको न्याय दीजिए हमको, तो इस तरह के प्रणाली को हम लोग छपरक प्रणाली कहते हैं। लेकिन इसके जस्ट थोड़ा सा का अंतर क्या है कि यदि आप जो यहाँ आपको माथा फाड़ दिया है, तो उस कंडीशन में आप ही निर्णय ले लीजिए कि इसको क्या दंड देना है, फांसी देना है, या फिर उसको गाड़ी में खींचकर क्या घसीटना है, ये तो आपको तय करना। तो इस तरह की व्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, सामंत व्यवस्था। और यही धीरे धीरे गुप्त आगे शासन में देखिएगा तो गुप्तोत्तर काल में यही जो सामंती व्यवस्था है कि राजा को ही विनाश कर देगा। मतलब अब देखिए मान लीजिए कि आप तो यहाँ नाच गान में जो मेन राजा है, यहाँ नाच गान में खूब ऐश मौज कर रहा है, झरेलिया लेकर, है ना, लौंडेबाजी कर रहा है। तो जो यहाँ है, चूंकि यहाँ राजा है सामंत, तो ये देखेगा कि जैसे ही यहाँ लड़ाई क्या हुआ, यहाँ देखेगा कि क्या हुआ, मान लीजिए कि अब यहाँ कोई दूसरा देश आक्रमण कर दिया, दूसरा देश आक्रमण कर लिया, तो सभी इसके पास खुद तो सेना नहीं रखेगा, क्योंकि सभी क्षेत्रों को बांट दिया, तो सभी के पास संदेश भेजेगा कि सेना लेकर आओ, आक्रमण तैयार करना। तो सेना लेकर सब आ गया और इसे लड़ेगा, जीत गया तो ठीक है, नहीं जीतेगा तो समझ सकते क्या होगा। लेकिन इसी में कुछ ढंढलाई कर देगा। मान लीजिए कि ये जो सामंत है, सामंत है, ये अपने आप को क्या करेगा, चूंकि अब जान रहा है कि राजा कमजोर है, राजा कमजोर है और झरेलिया के फेर में लगल है ना, यानी कि
तो इस कंडीशन में सोचेगा कि हम तुमको नहीं मानेगा। और यहाँ जो सामंत है ये अपने आप को कहेगा कि हम अब राजा बन गए, अब इसको क्या करेंगे, लड़ाई इसको बात नहीं मानेंगे। तो इसको जैसे ही पता चलेगा तो तुरंत इस तीनों को संदेश भेजेगा कि अरे ये तोड़ दिया, तो इस तीनों मिलकर क्या इसको लड़ाई कर देगा। अगर ये जीत गया तो इसका अपना एक स्वतंत्र क्या हो राज बन जाएगा इस कंडीशन में। तो ये चीज से समझ गए हो कि सामंती व्यवस्था यानी कि इस काल में सामंती व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। और दूसरी बात देखिएगा तो यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण इस काल में देखिएगा हम लोग यहाँ से जो गुप्त काल से जो मेन प्रश्न आता है राजनीतिक जीवन से, वो ये आता है कि क्या आता है बताइए। तो यहाँ से आता है प्रशासन, है ना, प्रशासनिक अधिकारी। क्या आता है, प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी। यानी गुप्त काल में बहुत से प्रशासनिक अधिकारी का अलग अलग क्या है टर्मिनोलॉजी पूछेगा, मतलब है ना, टर्मिनोलॉजी क्या पूछेगा अभी अब तुरंत समझ में आएगा। तो गुप्त काल में अधिकारियों को क्या कहा था, तो अमात्य। क्या, अमात्य, अमात्य, अमात्य। यानी गुप्त काल में अधिकारियों को क्या कहा था, अमात्य। और देखिएगा ये चूंकि अब अधिकारी है तो क्या इसको वेतन भत्ता चाहिए ही चाहिए, है ना। इसके पहले देखिएगा तो जो वेतन भत्ता कौन में कहां से मिल रहा था, तो जो टैक्स वसूला जा रहा था तो उसी टैक्स के वेतन दिया जाता था। लेकिन इस काल में देखिएगा जो गुप्त काल इतना चूंकि खुद ये नाच बजनिया में क्षेत्र में राजा लगा रहेगा, तो इसमें क्या किया जो राजा है इसको अब जितना भी वेतन भत्ता मिलेगा तो इसको चूंकि सरकारी जो राजतंत्र चल रहा है तो सरकारी जमीन बहुत सारा है, तो सही क्या करेगा कि अब इसको जो अधिकारी है उसको भूमि दान देना शुरू कर देगा। क्या देगा, भूमि दान, भूमि दान यानी वेतन के रूप में भूमि दान। अगर अधिकारियों को कब मिला शुरू हुआ, तो गुप्त काल में। मतलब मान लीजिए कि अब इतना राजा है तो राजा के पास बहुत सारा जमीन है, तो इतना मान लीजिए कि आप डीएम है जिला का, तो इतना क्षेत्र आपको दे दिया और इतना क्षेत्र में अपना आवास बनाइए, अपने बीबी के साथ रहिए, अपने बच्चा के साथ रहिए, अपनी माँ के साथ रहिए, यहाँ पर रहिए। और यहाँ से जो भी आपका खेत है यहाँ से आप खेती करवाइए या खुद भी कर सकते हैं। और यहाँ से जो उपज में आपको जो आ रहा है वो अपने आप रख कर आप बेच दीजिए। तो जो इतने जिससे भी आपका इनकम आएगा खेती से वो अपने आप रख लीजिए। तो इस तरह से क्या हुआ, प्रशासन की इकाई में कि अमात्य अधिकारियों को भूमि दान देना शुरू हो गया था गुप्त काल में। इसके पहले जो भूमि दान देना था वो ब्राह्मण को जनरली दिया जाता था। किसको, ब्राह्मण को, है ना, ध्यान रखिएगा ये हो गया। अब हम लोग जो मेन रूप से देखेंगे बहुत सारे प्रशासन के इकाई आपको टर्मिनोलॉजी पूछेगा कि गुप्त काल में कुमारामात किसे कहते हैं। दूसरा और बहुत सारे पूछेगा कि ध्रुवाधिकरण। तीसरा और पूछेगा महादंड नायक, और पूछेगा महावलाधिकृत, और पूछेगा पुरपाल, और पूछेगा बहुत सारे पूछ सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम आपको बता देते हैं। उसके बाद क्या पूछेगा, संधि विग्राहक। क्या पूछेगा, संधि विग्राहक। अब हम लोग को टर्मिनोलॉजी क्या समझना है कि गुप्त काल में कुमारामात्य का मतलब क्या होता है। तो कुमारामात्य का जो मेन यानी कि प्रधान जितने भी अधिकारी हैं सभी को प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं, कुमारामात्य। मतलब जैसे अभी बिहार के मुख्यमंत्री कौन, नीतीश कुमार, तो जितने भी है मंत्री है बिहार में अभी 33 या 34 मंत्री है, अलग अलग। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है, आपका देख लीजिए अशोक चौधरी है, बहुत सारे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर आपका कौन बने, चंद्रशेखर बने हैं, है ना। यानी किस तरह से बने हैं, पंचायती राज गौतम उनका नाम है, क्या उनका कृष्ण मुरारी गौतम ऐसी करके नाम शायद उनका है, कृष्ण प्रसाद मुरारी इस चीज तक। तो हम लोग देखेंगे आखिर मंत्रियों का मंत्रियों का जो हेड होता था उसको हम लोग मुख्यमंत्री कहते हैं या प्रधानमंत्री केंद्र में। तो ठीक उसी प्रकार जो जितने भी अधिकारी है सभी का अधिकारी को एक मेन होगा, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कुमारामात्य। ध्रुवाधिकरण का मतलब क्या हुआ, तो जो टैक्स वसूलेगा, टैक्स वसूलने वाला प्रधान अधिकारी को हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुवाधिकरण। उसके बाद देखेंगे दंड नायक। अब मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हो जाए राज्य में तो उसको न्याय कौन देगा, तो न्याय देने वाला अधिकारी को हम लोग क्या कहेंगे, महादंड नायक। अब बाकी बचा के देखिए दंड मतलब यहाँ सबसे समझिएगा, दंड मतलब हुआ न्याय व्यवस्था को कायम करने वाला, क्या, न्याय देने वाला अधिकारी। अब देखिए महावलाधिकृत, बल किसके पास रहेगा, यानी कि जो क्षत्रिय होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेना के प्रधान अधिकारी। यानी जो सेना के प्रधान अधिकारी है उसको हम लोग क्या कहेंगे, महावलाधिकृत। उसके बाद देखें पुरपाल। पाल मतलब क्या होता है, देखभाल करने वाला, यानी द्वारपाल, यानी गेट को देखभाल करने वाले का हम लोग क्या कहते हैं, द्वारपाल। उसी प्रकार हम लोग अगर
नगरों को देखभाल करने वाले अधिकारी को हम लोग क्या कहेंगे, पुरपाल। क्या कहेंगे, पुरपाल, नहीं नगर को। उसके बाद देखेंगे संधि विग्राहक। संधि मतलब जोड़ना, संधि नहीं, क्या समझना, संधि। और संधि मतलब क्या होता है, जोड़ना, मतलब आपस में अगर दो व्यक्ति को संधि मतलब जोड़ना करता है ना, तो संधि विग्राहक। तो युद्ध और शांति के क्या हुआ, जो व्यवस्था को लागू करने वाला अधिकारी को हम लोग क्या कहेंगे, तो संधि विग्राहक। तो यह हुआ महत्वपूर्ण गुप्त काल के प्रशासन के इकाई। और कुछ जो यहाँ से टर्मिनोलॉजी पूछता है जो आपको बता दिए। उसके बाद कुछ देखिएगा हम लोग प्रशासन की इकाई के बारे में देख लेते हैं। प्रशासन, प्रशासन के इकाई देखिए, जैसे हम लोग देखेंगे गांव, गांव से बड़ा क्या होता है हम लोग क्या होता है, प्रखंड। कई बार है ना, गांव से कहीं मिलाकर पंचायत होता है, लेकिन पंचायत उतना वैल्यू नहीं मिलता है। कई गांव को मिलाकर प्रखंड बनता है, यानी पंचायत बनता है, लेकिन पंचायत को हम लोग इग्नोर कर देंगे। बहुत सारे, चूंकि उस समय पंचायत व्यवस्था कायम नहीं था। तो ग्राम के हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम, कई ग्राम को मिलाने पर प्रखंड बनता है, कई प्रखंड को मिलाने पर हम लोग क्या बनता है, जिला। क्या बनता है, जिला। उसके बाद क्या बनता है, कई जिला को मिलाकर राज। क्या बनता है, राज। हम उसके बाद राज, कई राज्यों को मिलाकर क्या बनता है, देश। क्या बनता है, देश। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर गुप्त काल में हम लोग क्या देखेंगे कि आखिर गांव के जो गुप्त काल में गांव को क्या कहा था, तो गांव को ही ग्राम कहा जाता था। क्या, ग्राम। प्रखंड को हम लोग देखेंगे क्या कहा था, तो तहसील। तहसील, क्या, तहसील। जिला को क्या कहा था, विषय। क्या, विषय। राज्य को क्या कहा था, भुक्ति। भुक्ति। और देश को क्या, राष्ट्र। क्या, राष्ट्र, है ना। यानी गुप्त काल में देखेंगे तो ग्राम को, गांव को ग्राम, प्रखंड को तहसील, जिला को विषय, और राज्य को भुक्ति, और देश को राष्ट्र। अब देखेंगे कि आखिर ग्राम के, जैसे हम लोग को देखेंगे, ग्राम के प्रधान को क्या हम लोग कहते हैं, मुखिया कहते हैं। राज्य के प्रधान को मुख्यमंत्री कहते हैं। देश के प्रधान को हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं। तो उसी प्रकार आखिर जो भुक्ति के प्रधान को हम लोग क्या कहेंगे, विषय के प्रधान को हम लोग क्या कहेंगे, तहसील के प्रधान को हम लोग क्या कहेंगे। तो ये देखिएगा, ग्राम के हम लोग प्रधान को क्या कहेंगे, ग्रामिक। क्या कहेंगे, ग्रामिक। तहसील के प्रधान को हम लोग क्या कहेंगे, तहसीलदार। तहसीलदार। विषय का प्रधान को हम लोग क्या कहेंगे, विषयपति। विषयपति। और भुक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, है ना, भुक्ति हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन, राज। राज को हम लोग क्या कहेंगे, राजा। तो यही आपका हो गया क्या, प्रशासन के इकाई, जिसको आपको लिख देना है। तो इसको फटाफट हेडिंग में लिखे, गुप्त काल के राजनैतिक जीवन। तो लिखिए राजनैतिक जीवन में, लिखिए पहला पॉइंट करके, गुप्त काल के सत्ता, गुप्त काल में सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण का प्रभाव रहा। गुप्त काल में सत्ता का विकेंद्रीकरण का प्रभाव रखा। लिखिए इसमें, इस काल में सामंती व्यवस्था पर अधिक बल दिया गया। सामंती व्यवस्था पर अधिक बल दिया गया। उसके बाद हेडिंग में लिखिए प्रशासनिक, गुप्त काल के प्रशासनिक अधिकारी। गुप्त काल के प्रशासनिक अधिकारी, और पॉइंट करके लिखिए गुप्त काल के प्रशासन के, लिखिए सॉरी, गुप्त काल के अधिकारी को अमात्य कहा जाता था। अमात्य कहा जाता था। और इस अमात्य को वेतन के बदले राजा द्वारा भूमिदान की प्रक्रिया शुरू हुई। भूमिदान की प्रक्रिया शुरू हुई। उसके बाद लिखिए हेडिंग में लिखिए गुप्त काल के महत्वपूर्ण अधिकारी। गुप्त काल के महत्वपूर्ण अधिकारी, पहला लिखिए कुमारामात्य। पहला लिखिए कुमारामात्य, और हेडिंग में डैश देके लिखिए अधिकारियों के प्रधान। डैश दे केवल लिख लीजिए, अधिकारियों को प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं, कुमारामात्य। दूसरा लिखिए ध्रुवाधिकरण, है ना। लिखिए यानी कि टैक्स वसूलने वाले अधिकारी। लिखिए टैक्स वसूलने वाले प्रधान अधिकारी। उसके बाद लिखिए महादंड नायक। लिखिए महादंड नायक। लिखिए न्याय व्यवस्था के प्रधान अधिकारी। लिखिए उसके बाद लिखिए महाबलाधिकृत। लिखिए सेना के प्रधान अधिकारी। उसके बाद लिखिए पूर्वपाल। लिखिए नगरों के प्रधान अधिकारी। नगरों के देखभाल करने वाले अधिकारी। उसके बाद लिखिए संधि विग्राहक। लिखिए डैश देके संधि विग्राहक। लिखिए युद्ध और शांति को कायम रखने वाला अधिकारी। अगर कोई दूसरे राष्ट्र के साथ
या फिर देश के अंदर ही क्या हो, लड़ाई हो, तो उसको कौन मैनेज करेगा, तो ये संदीप विग्रह करेगा। ये हो गया। उसके बाद लिखिए प्रशासन के इकाई, हेडिंग में लिखिए गुप्त काल के प्रशासन के इकाई, गुप्त काल के प्रशासन के इकाई। और इस तरह से बना लीजिए गांव, गांव के बाद लिखिए गांव के ग्राम कहते हैं, और ग्राम को हम लोग ग्रामी कहते हैं। इस तरह से प्रखंड लिखिए, और प्रखंड के तहसील, और इसको जो हेड होता है उसको तहसीलदार। जिला को विषय, और विषय को हम लोग विषयपति। राज को हम लोग क्या कहते हैं, भुक्ति, और भुक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, ऊपरी। देश को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्र, और इसकी यही जो हुआ जो राजा हुआ। अरे देखिए ये चीज हो गई। अब देखिए इसमें कुछ और हम लोग आपको जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देते हैं। यहाँ लिख लीजिए फटाफट, है ना, यानी देश के। अब देखिए क्या आपको समझना है। देखिए गुप्त काल में ससुराली लोग की इतना आदत खराब है गुप्त राजाओं का, कि ससुराली अपने आप को भगवान कहने लगा। आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने आप को क्या कहा था, परम भागवत, परम भागवत। गुप्त काल में यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, परम भागवत की उपाधि धारण किया। परम भागवत मतलब विष्णु। देखिए राजा भी कह रहा है स्वयं कि हम विष्णु हैं। क्या कह रहा है, विष्णु। और जो राजा अगर गलत, कभी अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति गलत किया, लड़ाई झगड़ा कर आया और राजा को उसको फांसी दे दिया, तो फांसी मानना है तो मानना है, मतलब उसको फांसी पड़ेगा ही तो पड़ेगा। तो ये किसका मतलब क्या समझते हैं कि राजा क्या है, घमंडियल है, या फिर कह सकते हैं चाइना वाला क्या है, हम लोग क्या उसको कहते हैं, है ना, याद नहीं आ रहा उसको, याद क्या करना उसको, जो न बोलते हैं, जैसे हम लोग लोकतांत्रिक है, सॉरी आप कमेंट में बताइए क्या कहते हैं, तानाशाही, है ना, तानाशाही यानी कि तानाशाह है। तो अपने आप को क्या कह रहा हम कि विष्णु है। और बहुत सारे राजाओं ने क्या उसमें दिए, विष्णु, इंद्र, और क्या और बहुत सारे भगवानों का, ईश्वर का अपने आप को कहा कि हम ईश्वर हैं, है ना। ससुराली लोग इतना अपने गिर गया है कि अपने आप को भगवान मान रहा है ना। तो इसको भी लिख लीजिए, कई बार प्रश्न आता है तो पॉइंट करके लिखिए। लिखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण किया, परम भागवत की उपाधि धारण किया। तथा अन्य शासकों ने विष्णु इंद्र इत्यादि, विष्णु और इंद्र के का उपाधि धारण किया। तो ये आपका राजनीतिक जीवन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग धार्मिक जीवन देखेंगे, तो एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। नए स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे फिर नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।